हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिस्ट्री मतलब इतिहास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है आरंभिक जीवन। पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। तो शुरू करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले या 150 साल, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, मतलब पुराना स्थल जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई। इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, मतलब जो पुराने सामानों के ज्ञाता होते हैं, ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4,700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी होती थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूबसूरत और खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, यह नगर का नाम है, अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बन जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अब आते हैं नगरीय जीवन। लोग कैसे जीते थे नगरों में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। ये शायद का प्रयोग किया जाता है अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा। इसके अलावा लोगों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते
होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। मतलब जो दूर दूर से आते थे किस्से कहानियाँ लेकर भी आते थे। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। ये अनुमानित चीज़ है क्योंकि वहाँ पे पाया गया तो अनुमान लगाया गया। नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी, एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं जो गांधी जी चलाया करते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो कि इस खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही कार्य में दक्ष थे। फेयंस। पत्थर की शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिले या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पाद करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु या अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कई कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर आयात करते थे। आयात निर्यात, ये दो शब्द होता है, लास्ट में आपको समझाऊंगा। निर्यात मतलब अभी बता दे रहा हूँ। निर्यात का मतलब होता है जब आप अपने घर में, चाहे अपने देश में, चाहे अपने राज्य में कोई सामान बना रहे हैं और आप अपने से दूर कहीं भेज रहे हैं, जैसे घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आपके घर के लिए हो गया निर्यात। अगर आप कहीं से कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं तो आयात हो गया। इसी तरह देश पर डिपेंड करता है। अगर देश कोई सामान विदेश में भेज रहा है तो वो निर्यात कर रहा है, और कुछ सामान बाहर से मंगा रहा है तो उसे आयात कहते हैं, मतलब आ रहा है। इंग्लिश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु इनका आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात, आधुनिक का मतलब जो इस समय आधुनिक अफ़गानिस्तान है वहाँ से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन।
लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कितना डेवलप थे उस टाइम। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों मतलब जो जानवर को पालता है, के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण मतलब छोटा निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल। कच्छ के इलाके में खादिर बेत किनारे धौलावीर नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर नगर में 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर और ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को समतल लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों तथा और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी का दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार हुए मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा मुहर जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, और मुद्रांकन या मुहरबंदी। हर एक देश का अपना अलग अलग मुद्रा होता है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, इंडिया का रुपया हो गया, ऐसे उसे मुद्रा बोलते हैं। जिसे एक वैल्यू हो जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है कोई भी सामान। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाए जाते थे। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। कभी कभी आप मूवीज़ में देखा होगा, मॉडर्न टाइम में भी लेटर भेजा जाता है तो लेटर को, बॉक्स को बंद कर दिया जाता है और किसी स्टम्प से उस पर साइन बना दिया जाता है कि अगर वो खुलेगा तो फिर बाहर कहीं नहीं बन सकता। इस तरह से बहुत सारे मूवीज़ में आप देख सकते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मतलब आना कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जन निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी
इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरवाहा और घास मैदान समाप्त होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद, 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उसके बाद हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इसका सलूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। थैंक यू।